1812 में नेपोलियन बोनापार्ट के पास यूरोप में सबसे बड़ी एम्पायर और ताकतवर तरीन फौज थी। इस फौज के साथ वो रूस पर हमला करने की तैयारी कर रहे थे। इस हमले की वजह थी नेपोलियन का बनाया हुआ कॉन्टिनेंटल सिस्टम। ये सिस्टम इसलिए बनाया गया था क्योंकि ब्रिटिश नेवी ने अटलांटिक ओशन से लेकर मेडिटरेनियन सी तक फ्रांस और उसके मकबूजा इलाकों की समुद्री नाकाबंदी कर रखी थी। इस नाकाबंदी के जवाब में नेपोलियन ने कॉन्टिनेंटल सिस्टम बनाया था, जिसके तहत तमाम यूरोपीय ममालिक को बर्तानिया के साथ तिजारत से रोक दिया गया था, यानी बर्तानिया का तिजारती बाइकआउट कर दिया गया था। हत्ता कि रूस भी नेपोलियन के दबाव में इस सिस्टम में शामिल हो चुका था। लेकिन चंद बरस के अंदर ही रूस और फ्रांस में इस सिस्टम पर कुछ मसाइल की वजह से शदीद इख्तलाफात पैदा हो गए। जो मसाइल थे उनमें पहला और बड़ा मसला तो ये था कि बर्तानिया के साथ तिजारत ना होने की वजह से रूसी ताजरों का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। दूसरा मसला ये था कि नेपोलियन ने एक वादा खिलाफी कर दी थी। नेपोलियन ने ज़ारे रूस यानी शहंशाह अलेक्जेंडर वन से ये वादा किया था कि वो उस्मानी सल्तनत के दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया यानी आज के इस्तांबुल पर कब्जे में रूस की मदद करेंगे। आप जानते हैं दोस्तों कि कुस्तुनतुनिया वो मुकाम है जो रूस के समंदर ब्लैक सी को मेडिटरेनियन यानी बहरा रोम से मिलाता है। इस वजह से रूस के लिए इस शहर पर कब्जा बहुत अहमियत का हामिल था। नेपोलियन ने रूस की मदद का वादा तो कर लिया था, लेकिन अब ये वादा पूरा नहीं हो रहा था, क्योंकि नेपोलियन को खदशा था कि कहीं रूस भी बहरा रोम में उनके लिए रॉयल नेवी जैसी यानी ब्रिटिश नेवी जैसी बड़ी नेवी बनाकर एक खतरा न साबित हो जाए। तो कुस्तुनतुनिया वाले मामले पर वादा खिलाफी और तिजारत में नुकसान पर ज़ारे रूस नेपोलियन से नाराज हो चुके थे। उन्होंने कॉन्टिनेंटल सिस्टम से अलग होकर बर्तानिया से तिजारत शुरू कर दी थी, यानी उन्होंने बाइकआउट खत्म कर दिया। इसके जवाब में नेपोलियन ने रूस पर चढ़ाई कर दी, लेकिन वो रूस को फतह दरअसल नहीं करना चाहते थे, बल्कि सिर्फ ज़ारे रूस पर दबाव डालकर उन्हें सिस्टम में वापस लाना चाहते थे। लेकिन क्या नेपोलियन रूस जैसी बड़ी ताकत को झुकाने में कामयाब हुए? और आखिर ऐसा क्या था कि एक दिन फ्रांसीसियों ने नेपोलियन बोनापार्ट पर ही बंदूकें तान ली? मैं फैसल वराइच और देखो सुनो जानो कि इस वीडियो में हम आपको यही सब दिखाएंगे। दोस्तों, ये जो पहाड़ी आप देख रहे हैं ये बाल्टिक स्टेट लिथुआनिया में दरिया नेमान के किनारे वाक़या है। इसे नेपोलियन हिल कहते हैं। 24 जून 1812 के रोज नेपोलियन इसी पहाड़ी से अपनी अजीमुशान फौज को दरिया अबूर करके रूस में दाखिल होता देख रहे थे। कहते हैं यूरोप की तारीख में दोस्तों इतनी बड़ी फौज इससे पहले कभी नहीं देखी गई थी। 4,50,000 जवानों की इस फौज में 80,000 घोड़सवार, 3,70,000 पैदल और 1,400 तोपें शामिल थी। इसके मुकाबले में रूसियों के पास महज 2,20,220 फौजी थे। इनमें 40,000 घोड़सवार थे, 1,80,000 पैदल और 800 तोपें थी। इस तादाद में गो के बाद में इजाफा भी हुआ, लेकिन 24 जून के रोज फौजों की यही तादाद थी। माय क्यूरियस फेलोज, ऑन पेपर फ्रेंच आर्मी रूसियों से बहुत ज्यादा ताकतवर थी, लेकिन हकीकत थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। नेपोलियन की फौज में आधे जवान फ्रेंच थे, लेकिन बाकी आधे फ्रेंच नहीं थे, बल्कि फ्रेंच एम्पायर के मुख्तलिफ हिस्सों से भर्ती किए हुए लोग थे, नॉन फ्रेंच थे। इनकी लॉयल्टी भी मशकूक थी। फिर फ्रेंच फौजियों में भी बड़ी तादाद उन जवानों की थी जिन्हें जंग का कोई तजुर्बा नहीं था, बल्कि इनमें से कई तो पहली बार जंग पर जा रहे थे। वो मुश्किलात के आदी नहीं थे। इनके मुकाबले में वैसे तो रूसी फौज की अक्सरियत भी नातजुर्बाकार मजदूरों और किसानों पर मुश्तमिल थी, लेकिन फ्रांसीसी फौजियों के मुकाबले में उन्हें एक एज बहरहाल हासिल था। वो ये कि मजदूर और किसान सख्त मुशक्कत के आदी थे और वो अपनी सरजमीन में थे। फिर मौसम गर्मा में आसमान आग बरसाए या सर्द मौसम में बर्फबारी की इंतहा हो जाए, ये लोग हर मौसम में सरवाइव करना पहले ही जानते थे। इसलिए अपनी सरजमीन पर नातजुर्बाकार दुश्मन से लड़ना इन सख्त जान रूसियों के लिए निस्बतन आसान था। अब रूस में फ्रांसीसी फौज की, नेपोलियन की फौज की कामयाबी अगर किसी चीज़ पर टिकी थी तो वो दो बातें थी। एक तो ये कि उनकी तादाद ज़्यादा है और दूसरी उनका कमांडर नेपोलियन बोनापार्ट ज़बरदस्त जंगी तजर्बे वाला कमांडर है, वो कभी हारता नहीं, ये मशहूर हो चुका था। लेकिन दोस्तों, नेपोलियन बोनापार्ट जैसे बेहतरीन कमांडर से भी एक गलती हो चुकी थी। वो ये कि उन्होंने रूस पर हमले के लिए बाकायदा तफसीली प्लानिंग नहीं की थी।
ان کا اصل منصوبہ یہ تھا کہ وہ اگر روسی سرحدوں پر اتنی بڑی فوج لے کر آ گئے تو زار روس گھبرا کر صلح کر لیں گے، یعنی کانٹیننٹل سسٹم میں واپس آ جائیں گے، برطانیہ سے تجارت بند کر دیں گے۔ اس لیے وہ اپنی فوج کے ساتھ دریائے نیمان کے کنارے پر رک گئے تھے۔ آگے جنگ لڑنے کی تفصیلی پلاننگ اب تک انہوں نے نہیں کی تھی۔ یہ دریا نیمان دوستو روسی اور فرانسیسی امپائر کے درمیان سرحد کا کام کرتا تھا۔ دریا کی ایک طرف لتھوینیا تھا اور دوسری طرف پولینڈ۔ نپولین اپنی فوج کے ساتھ پولینڈ میں موجود تھے کیونکہ یہ وہ علاقہ تھا جس پر ان کی حکومت تھی۔ نپولین کو زار روس کی طرف سے صلح کے پیغام کا انتظار تھا، لیکن جب ایسا کوئی پیغام نہیں آیا تو انہوں نے 24 جون کو دریا عبور کر کے روسی علاقوں پر دھاوا بول دیا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ 50 میل تک روس میں پیش قدمی کریں گے تو روسی حکمران بھاگتے بھاگتے صلح کرنے کے لیے آ جائیں گے، لیکن زار روس نے دوستوں انہیں بہت مایوس کیا۔ صلح کا کوئی پیغام ان کے لیے نہیں آیا۔ اب یہ نپولین کے لیے بھی ایک انا کا مسئلہ بن گیا کہ وہ زار کو جھکا کر ہی واپس جائیں گے۔ چنانچہ وہ روس میں آگے ہی آگے بڑھتے چلے گئے۔ انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا کہ زار روس اور ان کے کمانڈر جان بوجھ کر انہیں پیش قدمی کا موقع دے رہے ہیں۔ وہ فرینچ آرمی کو روس میں اتنا اندر لے کر آنا چاہتے تھے کہ واپسی ہی ممکن نہ رہے۔ نپولین جیسا منجا ہوا کمانڈر بھی ان کے جال میں پھنستا چلا گیا۔ یہ ایک عظیم فوج کے ایک عظیم کمانڈر کی تباہی کا آغاز تھا۔ شروع کے 1-2 ہفتے تو نپولین کی فوجی مہم بڑی کامیابی سے جاری رہی۔ ان کی فورسز نے لتھوینیا کا ایک اہم شہر ولینیس بھی فتح کر لیا اور اسے اپنی سپلائی لائن کا ہیڈ کوارٹر بھی بنا لیا۔ پھر وہ موجودہ بیلاروس سے گزرتے ہوئے ماسکو کی طرف بڑھنے لگے۔ دوستو یہاں آپ کو یہ بتا دیں کہ اس زمانے میں ماسکو نہیں بلکہ اس کے شمال میں نارتھ میں سینٹ پیٹرزبرگ روس کا کیپٹل تھا، دارالحکومت تھا۔ زار روس الیگزینڈر ون اس شہر میں محفوظ بیٹھے تھے جبکہ نپولین بوناپارٹ ماسکو کی طرف جا رہے تھے۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ ماسکو بھی روس کے لیے بہت ہی اہم شہر تھا۔ یہ روسی آرتھوڈاکس چرچ کا مرکز تھا اور روسی عوام اسے مقدس جانتے تھے۔ نپولین کا خیال تھا کہ اس شہر کو خطرے میں دیکھ کر زار روس فوری صلح کر لیں گے یا انہیں روکنے کے لیے کوئی بڑی جنگ شروع کر دیں گے، لیکن یہ پھر نپولین کی غلط فہمی تھی۔ نہ صلح کا پیغام آیا اور نہ زار کی فوج ان کے مقابلے پر آئی، بلکہ فرانسیسی پیش قدمی کے سامنے رشین آرمی مسلسل پیچھے ہی ہوتی چلی گئی، پسپا ہوتی چلی گئی۔ اب دوستو یوں تھا کہ ویلنیس سے ماسکو کا راستہ 900 کلومیٹر سے بھی زیادہ طویل تھا اور اسے طے کرنے میں 2 ماہ کا عرصہ لگنا تھا۔ 4.5 لاکھ فرانسیسی فوج کو ماسکو لے جانے کے لیے بے پناہ خوراک کی ضرورت تھی۔ اس لیے روسیوں نے یہ کیا کہ پیچھے ہٹتے ہوئے راستے کے ہر گاؤں اور کھیت کو خود ہی جلا دیا اور پانی کے کنووں میں زہر ملا دیا، حتیٰ کہ مویشیوں تک کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تاکہ فرانسیسی فوج بھوکی پیاسی مرنے لگے۔ پھر روسی دیہاتیوں نے بھی فرینچ فورسز پر گوریلا حملے شروع کر دیے۔ وہ اچانک ایک طرف سے آتے، حملہ کرتے، کچھ فرانسیسیوں کو موت کے گھاٹ اتارتے اور کچھ جو راشن ہاتھ آتا وہ لے کر فرار ہو جاتے۔ رشین آرمی کے ریگولر دستوں نے بھی یہی کام شروع کر دیا۔ وہ فرانسیسی فوج کے خلاف چھاپہ مار کارروائیاں کرنے لگے۔ خاص طور پر لتھوینیا کے شہر ویلنیس سے فرانسیسی فوج کو جو سپلائیز بھیجی جاتی تھیں انہیں بھی روسی فوجی یا دیہاتی لوٹ لیا کرتے تھے۔ سپلائی لائن کی حفاظت کے لیے نپولین کو بہت سے فوجی دستے پیچھے چھوڑنا پڑتے تھے، لیکن ان دستوں پر بھی روسیوں کے حملے جاری رہتے تھے۔ نپولین نے بہت کوشش کی کہ وہ روسی فوج کے بڑے حصے کو کسی طرح گھیر کر تباہ کر دیں تاکہ روسی ہتھیار ڈال دیں اور مزاحمت کے قابل نہ رہیں۔ اگر ایسا ہو جاتا تو نپولین کو ماسکو جانے کی بھی ضرورت نہ پڑتی۔ وہ زار روس کو صلح پر مجبور کر کے فرانس واپس لوٹ جاتے، لیکن روسی فوج کا مرکزی حصہ جو سپریم کمانڈر جنرل بارکلے ڈی ٹولی کی کمان میں تھا وہ ان کے ہاتھ نہیں آ رہا تھا۔ رشین آرمی مسلسل پیچھے ہٹتی جا رہی تھی اور اس کے تعاقب میں نپولین بھی مسلسل ماسکو کی طرف بڑھتے جا رہے تھے۔ اب ایسا تھا دوستو کہ یہ جون جولائی کے مہینے تھے اور روس میں خوب گرمی پڑ رہی تھی، لیکن فرینچ فوجیوں کے پاس کھانے اور پانی کی قلت ہو چکی تھی۔ راستے میں بھی انہیں کہیں سے زیادہ پانی اور کوئی دوسری مدد نہیں مل رہی تھی۔ ان کی سپلائی لائنز بھی تباہ ہو رہی تھیں۔ بھوک سے بےتاب فوجی تو اپنے ہی ہزاروں گھوڑوں کو مار کر کھا بھی گئے تھے، لیکن یہ بھی کافی نہیں تھا۔ اتنی بڑی فوج کو ہر روز جتنی خوراک اور پانی چاہیے تھا وہ نہیں مل رہا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ شدید گرمی، بھوک، پیاس، موسمی بیماریوں اور دشمن کے حملوں نے ہزاروں فوجیوں کی جانیں لے لی۔
फौज में शामिल यूरोपीय सिपाही जो फ्रेंच नहीं थे, उन्होंने तो फौज को छोड़कर भागना शुरू कर दिया। यूं मॉस्को से सैकड़ों किलोमीटर पहले ही फ्रांस का अजीमुशान लश्कर तबाह होने लगा था। अगस्त के मिड तक ये सूरत हाल हो चुकी थी कि रोजाना 5 से 6 हजार फ्रांसीसी फौजी बीमारी के बायस लड़ने के काबिल ही नहीं रहते थे या भाग जाते थे। चंद माह ही में फ्रांसीसी फौज अपने 1.5 लाख फौजियों से महरूम हो गई। अब याद रखें साथियों कि फ्रांसीसी फौज की ये हालत मौसम गर्मा में हो रही थी, समर सीजन में, जबकि रूस का असल सख्त मौसम तो मौसम सरमा होता है, विंटर सीजन, जो कि अभी आना था। तो सरमा से कुछ पहले 18 अगस्त को मॉस्को से 400 किलोमीटर दूर स्मोलेंस्क शहर में फ्रेंच आर्मी रूसियों की मरकजी फौज के करीब पहुंच गई। इस मौके पर रूसियों और फ्रेंच आर्मी की पहली बड़ी लड़ाई भी हुई। रूसी फौज शहर में किलाबंद हो गई थी। नेपोलियन बोनापार्ट के पास पूरा मौका था कि वो शहर को घेरे में लेकर दुश्मन की मॉस्को वापसी का रास्ता बंद कर दें। इस तरह रूसी शहर में बिल्कुल मैसूर हो जाते और उनकी पूरी फौज तबाह हो जाती। लेकिन नेपोलियन ने न जाने क्यों बहुत बड़ी फौजी गलती कर दी और शहर का मुकम्मल मुहासरा करने के बजाय शहर के सिर्फ मरकजी दरवाजे पर अटैक कर दिया सीधा। यानी शहर से निकलने के जो दूसरे रास्ते थे उनकी नाकाबंदी नहीं की। अपने अटैक में फ्रांसीसी फौज ने यह किया कि पहले तो तोपखाने से शहर के उस मरकजी दरवाजे पर सामने से शदीद बमबारी की और उसके बाद वो शहर में दाखिल हो गए। शहर के गली कूचों और इमारतों में फ्रांसीसी फौजियों और रूसियों में शदीद लड़ाई हुई। इस दौरान कोई 14,000 रूसी फौजी मारे भी गए। नेपोलियन ने भी 10,000 फौजी गंवाए। 2 रोज की लड़ाई के बाद रूसी फौज शहर के दीगर रास्तों से, जिनकी के नाकाबंदी नहीं की गई थी, वहां से निकलकर फिर मॉस्को की तरफ चले गए। नेपोलियन ने शहर पर तो कब्जा कर लिया, मगर दोस्तों उन्हें एक बार फिर रूसी फौज का ताकुब ही करना पड़ा। अब सूरत हाल ये थी कि रूसी जनरल बार्कले आगे आगे थे और नेपोलियन पीछे पीछे। जाने ये बिल्ली चूहे का खेल कब तक जारी रहता, लेकिन अचानक जनरल बार्कले को रूसी शहंशाह का पैगाम मिला, जिसने कि लड़ाई का नक्शा ही बदल दिया। ज़ारे रूस ने कहा था कि दुश्मन को थकाने की एक्सरसाइज बहुत हो चुकी, अब नेपोलियन से फैसला कुन जंग की जाए। इस जंग के लिए कमांडर भी नया लाया गया था। ये थे 70 साला जनरल कोटोजोव। इस बूढ़े जनरल के पाए का कमांडर पूरे रूस में नहीं था। उन्हें सुप्रीम कमांडर बनाकर मॉस्को भेज दिया गया। वो मॉस्को के महाज पर पहुंचे और जनरल बार्कले को भी अपनी कमान में लेकर जंग की तैयारियां शुरू कर दी। रूसी कमांडर ने मॉस्को से 132 किलोमीटर दूर 132 किलोमीटर दूर मगरिब में बोरोडेनो गांव के करीब मोर्चा लगा लिया और नेपोलियन का इंतजार करने लगे। अब मॉस्को और नेपोलियन के दरमियान एक ही दीवार हायल थी और वो थी जनरल कोटोजोव की फौज। दोस्तों, जब नेपोलियन को मालूम हुआ कि रूसी फैसलाकुन जंग की तैयारी कर चुके हैं तो उनकी खुशी की इंतहा न रही। वो यही तो चाहते थे कि दुश्मन एक फैसलाकुन जंग के लिए सामने आए और वो उसे तबाह कर दे। उन्होंने अपनी थकी हुई फौज को जोश दिलाकर आगे बढ़ाया और बोरोडिनो पहुंच गए। फिर 7 सितंबर 1812 को वाकई एक फैसलाकुन जंग लड़ी गई, लेकिन नेपोलियन की मर्जी की फैसलाकुन जंग के लिए शायद अब बहुत देर हो चुकी थी। बोरोडिनो की लड़ाई के लिए फ्रांसीसी शहंशाह के पास 1,30,000 फौजी और 587 गन्स थी। रूसियों के पास 1,20,000 सोल्जर और 640 तोपें थी, गन्स थी। यानी दोनों फौजों की तादाद और ताकत में बहुत थोड़ा फर्क था, लेकिन रूसियों को एक एडवांटेज ये तो था ना कि उनके फौजी ज्यादातर ताजा दम थे, जबकि फ्रेंच सोल्जर्स सैकड़ों किलोमीटर दूर से सफर करके आए थे और थके हुए थे। फ्रांसीसियों के साथ दोस्तों एक और मसला ये भी हो गया था कि उनके मरकजी कमांडर नेपोलियन शदीद बीमार हो गए थे। अपनी बीमारी की वजह से वो दुरुस्त फैसले भी नहीं कर पा रहे थे। फ्रांसीसियों के हिसाब से फैसलाकुन जंग के लिए ये आइडियल सिचुएशन हरगिज नहीं थी, लेकिन फिर भी बीमार नेपोलियन ने जंग शुरू कर दी। मैदान जंग की सूरत हाल ये थी कि दोनों फौजों के दरमियान में दरिया मॉस्को बह रहा था। रूसी फौज ने दरिया के मशरकी किनारे के साथ साथ छोटी छोटी पहाड़ियों और मैदानों में पोजीशंस ले रखी थीं। उन्होंने दुश्मन के पहुंचने से पहले ही मिट्टी के कई किले बनाकर उनमें तोपें नस्ब कर दी थी। रूसी फौज के सेंटर में भी एक बड़ा किला था जिसमें कम से कम 18 तोपें नस्ब थी। इसके अलावा उन्होंने अपनी दिफाई लाइन के साथ साथ फौजियों के लिए महफूज मोर्चे भी बना लिए थे।
नेपोलियन ने इस जंग के लिए लंबी चौड़ी मंसूबा बंदी करने के बजाय अपनी फौज को बराह रास्त दुश्मन की पोजीशंस पर अटैक का हुक्म दे दिया। ऐसा हमला करना खतरनाक था क्योंकि दुश्मन अपनी महफूज पोजीशन से फायरिंग करके फ्रेंच फोर्सेस को भारी जानी नुकसान पहुंचा सकता था। नेपोलियन के एक जनरल ने उन्हें मशवरा दिया कि आप बराह रास्त अटैक ना करें, मुझे 40,000 फौज दीजिए, मैं रात को दरिया अबूर करके दुश्मन को पीछे से घेरने की कोशिश करूंगा। लेकिन नेपोलियन ने न जाने क्यों इनकार कर दिया। 7 सितंबर की सुबह 6 बजे फ्रांसीसी तोपखाने ने रूसियों पर शदीद बमबारी शुरू कर दी। रूसी तोपखाने ने भी इसका जवाब दिया। इसके बाद फ्रांसीसी फौज ने दरिया अबूर करके दुश्मन पर सामने ही से हमला कर दिया। लेकिन दुश्मन की पोजीशंस पर कब्जा करना आसान नहीं था। रूसी फौजी अपनी दिफाई पोजीशंस और खास तौर पर मिट्टी के किले नुमा मोर्चों से मुसलसल गोले बरसा रहे थे। जब फ्रांसीसी फौजी करीब पहुंचते तो रूसी उन पर गोलियां बरसाने लगते। रूसियों की तबाहकुन फायरिंग ने दोस्तों फ्रांसीसी फौज के जत्थों के जत्थे उड़ा कर रख दिए। जो फ्रांसीसी फौजी कमांडर फील्ड में मौजूद थे उन्हें इस बात पर भी परेशानी होने लगी कि नेपोलियन अगले मोर्चों में उनके साथ क्यों नहीं है। उनके लिए कोई भी फैसला फौरी लेना इसीलिए मुश्किल हो रहा था क्योंकि शहनशाह तक पैगाम पहुंचते और फिर उनका जवाब आने में काफी वक्त गुजर चुका होता था। उनके एक कमांडर ने गुस्से में अपने फौजियों से यह भी कहा कि शहनशाह यानी नेपोलियन बोनापार्ट अगली सफों में क्यों नहीं है। अगर वो कमान करने के अहल नहीं रहे तो लौट जाएं और हमें कमान करने दें। लेकिन नेपोलियन ना तो कमान छोड़ रहे थे और ना ही फौज को दुरुस्त तौर पर लीड कर पा रहे थे। वो चिड़चिड़े और बदमिजाज भी हो चुके थे। नाकामी की कोई बात उनसे बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। इसका नतीजा ये निकला कि फ्रांसीसियों को शदीद मुश्किलात पेश आने लगी। बढ़ते हुए जानी नुकसान की वजह से फ्रेंच फोर्सेस को अपने रिजर्व दस्ते भी वक्त से पहले मैदान जंग में झोंकना पड़े। आखिर फ्रांसीसी भारी जानी नुकसान उठाकर रूसी मोर्चों के बिल्कुल ऊपर पहुंच गए। दोनों तरफ के फौजी आपस में भिड़ गए और अपनी संगीनों से एक दूसरे को मौत के घाट उतारने लगे। रूसी फौजी तो इस बेजिगरी से लड़ रहे थे कि दूर खड़े दूरबीन से देखते नेपोलियन भी उनकी तारीफ पर मजबूर हो गए। उन्होंने अपने एक करीबी साथी से कहा कि रूसी तो यूं लड़ रहे हैं जैसे वो इंसान नहीं बल्कि लड़ने वाली मशीनें हैं। वो ऐसे किले बन चुके हैं जिन्हें सिर्फ तोप के गोले ही अब तबाह कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों रूसियों की इंतहा दर्जे की बहादुरी भी फ्रांसीसी फौज की पेशकदमी को ना रोक सकी। रूसी फौजी अपनी कमजोर पोजीशंस पर जरूरत से ज्यादा मुजाहमत करने की वजह से भारी नुकसान उठा रहे थे। जंग के शुरू में फ्रांसीसियों का नुकसान ज्यादा हुआ था, लेकिन लड़ाई के आखिर में रूसियों का जानी नुकसान फ्रांसीसियों से कहीं बढ़ गया। शाम होने तक मैदान जंग में 44,000 रूसी और 35,000 फ्रांसीसी फौजी मौत के घाट उतर चुके थे। यानी एक ही रोज में मजमूई तौर पर 79,000 फौजी मारे जा चुके थे। रूसी फौजियों को उनकी फ्रंट लाइन से बहुत पीछे भी धकेला जा चुका था। तो बाजार फ्रांसीसियों का पलड़ा भारी नजर आ रहा था, लेकिन नेपोलियन को जिस फैसला कुन फतह की तलाश थी वो उन्हें नहीं मिल सकी थी। इसकी वजह यह थी कि जंग के हर नाजुक मौके पर उन्होंने फ्रंट लाइंस पर मजीद फौजी भेजने से या तो इनकार किया था या फिर बहुत देर कर दी थी। इस तरह उन्होंने अपने कमांडर्स की बार बार दरख्वास्त के बावजूद अपनी एलीट फोर्सेस को, जिन्हें रिजर्व में रखा गया था, उन्हें लड़ने के लिए नहीं भेजा। इसका नुकसान ये हुआ फ्रांसीसियों को कि रूसी फौज जो कि मुकम्मल तौर पर तबाह की जा सकती थी वो बच गई। जब 7 सितंबर का सूरज गुरूब हुआ तो रूसी जनरल कोटोजोव ने अपनी फौज को मॉस्को की तरफ पीछे हटा लिया। फ्रांसीसी फौज अपनी पोजीशन से रूसियों को जाते हुए देखती रही, लेकिन वो उनका ताकुब नहीं कर सकती थी क्योंकि उनके पहले से थके हुए फौजियों को दिन भर की लड़ाई ने और भी निढाल कर दिया था। यूं रूसियों का मरकजी लश्कर एक बार फिर साफ बचकर निकल चुका था। ये जो दोस्तों सुनहरे गुंबद और सलीब वाली यादगार आप देख रहे हैं, ये उसी लड़ाई की याद में बोरोडिनो में तामीर की गई है। इसके अलावा जनरल कोटोजोव की यादगार भी यहाँ मौजूद है, जिस पर एक शाहीन पर फैलाए बैठा है। माय क्यूरियस फेलोज, बोरोडिनो की लड़ाई को नेपोलियन की सबसे खूनी जंगों में से एक माना जाता है। बज़ाहिर इसमें नेपोलियन जीत तो गए थे, लेकिन ये फैसलाकुन फतह बहरहाल नहीं थी। रूसी फौज अब भी पूरी तरह यूनाइटेड थी, हमले के लिए तैयार थी। पसपाई के बावजूद रूसी कमांडर, सुप्रीम कमांडर जनरल कोटोजोव अब भी फतह के लिए पुरुबीद थे। बोरोडिनो के मैदान से पीछे हटने के बाद उन्होंने मॉस्को के करीब एक गांव में अपने कमांडर्स के साथ मीटिंग की। इस मीटिंग में उन्होंने रूसी शहनशाह से इजाजत लिए बगैर अपने तौर पर एक बहादुराना, एक बोल्ड स्टेप लिया और मॉस्को का मजीद दिफा न करने का फैसला किया।
बल्कि इस शहर को खाली छोड़कर वो मजीद पीछे हटकर किसी नई जगह पोजीशन लेने के लिए चल पड़े। उनके ख्याल में इस तरह वो फ्रांसीसी फौज को मजीद थका सकते थे। अब यूं हुआ कि वो मॉस्को शहर के मशरिक में दरअसल पसपा हुए और फ्रेंच आर्मी जो मगरिब की तरफ से आ रही थी उसके लिए मैदान साफ छोड़ दिया। बोरोटिनो की लड़ाई के एक हफ्ते बाद 14 सितंबर को नेपोलियन बोनापार्ट अपनी फौज के साथ मॉस्को में फातिहाना दाखिल हुए, लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो इतना बड़ा शहर खाली था। शहर की तकरीबन 2.5 लाख आबादी में से सिर्फ 25,000 लोग ही वहां मौजूद थे। इनमें भी ज्यादातर गैर मुल्की, जख्मी रूसी फौजी या वो जराइम पेशा लोग थे जिन्हें शहर छोड़ने की इजाजत नहीं दी गई थी। थके हुए फ्रेंच सोल्जर्स अब खुश थे कि मॉस्को में उन्हें आराम मिलेगा, पेट भर के खाना मिलेगा, लेकिन रूसी अपने ही शहर के अंदर वो इंतजाम करके गए थे कि दुश्मन भी क्या करते। दरअसल दोस्तों, मॉस्को के रूसी गवर्नर काउंट रोस्टापचन ने शहर छोड़ने से पहले कुछ लोगों को बारूद देकर शहर में छुपा दिया था ताकि नेपोलियन की आमद के बाद वो शहर को जला दें। ये इसलिए था ताकि फ्रांसीसियों को मॉस्को शहर नहीं बल्कि राख का ढेर मिले और वो यहाँ सुकून से ना रह सके। तो बारूद से मुसल्ला ये लोग मॉस्को में कई जगहों पर आग लगाकर अगले ही दिन फरार हो गए। 3 रोज की कोशिशों के बाद आग पर फ्रेंच आर्मी ने काबू पा लिया, लेकिन शहर का बड़ा हिस्सा जल चुका था, तबाह हो चुका था। फ्रांसीसी फौज ने बचे कुचे शहर ही में पड़ाव लेकिन डाल दिया। नेपोलियन चाहते तो फौरी तौर पर मॉस्को से घर वापसी की राह ले सकते थे फातिहाना शहर पर कब्जे के बाद, लेकिन वो समझ रहे थे कि अगर वो मॉस्को पर काबिज रहेंगे तो रूसी शहनशाह अमन की भीख मांगते हुए जरूर उनके पास चले आएंगे। लेकिन दोस्तों, तीसरी मर्तबा भी ऐसा नहीं हुआ। अलेक्जेंडर वन को मॉस्को वापस लेने की कोई जल्दी नहीं थी, उन्हें तो इंतजार था मौसम सरमा का। एक मौके पर उन्होंने ये भी कहा कि मेरी फौजी मुहिम का सबसे अहम कमांडर जनरल विंटर है और ये मुहिम तो अब शुरू हो रही है और नेपोलियन के साथ अब कोई अमन मुआहदा नहीं होगा। जनरल विंटर नेपोलियन से जंग करेगा, यानी मौसम सरमा। वाकई दोस्तों, रूस का शदीद बर्फबारी वाला मौसम सरमा विंटर सीजन शुरू होने ही वाला था और नेपोलियन मॉस्को से निकलने में जितनी ताखीर करते जाते थे, बर्फबारी उतनी ही करीब तर आती चली जा रही थी। 14 सितंबर से 19 अक्टूबर तक नेपोलियन मॉस्को में टिके रहे और रूसियों के ट्रैप में आ गए। अक्टूबर में जब मॉस्को में बर्फ पड़ना शुरू हुई तो नेपोलियन का माथा ठनका। माय क्यूरियस फेलोज, आप जान चुके हैं कि नेपोलियन तो रूस में ज्यादा वक्त गुजारने की प्लानिंग करके आए ही नहीं थे, इसलिए उनकी फौज के पास मौसम सरमा से बचाव के लिए मुनासिब बंदोबस्त नहीं था, खुराक भी नहीं थी, लिबास भी नहीं था। जले हुए मॉस्को से भी उन्हें ऐसा कोई सामान नहीं मिला कि वो इतनी बड़ी फौज के लिए मौसम सरमा में कोई बंदोबस्त कर सके। फ्रांसीसी फौज अब खाली हाथ थी। नेपोलियन के पास सिर्फ अब एक ही ऑप्शन बचा था कि वो ज़ारे रूस को झुकाने का ख्वाब छोड़ दें और अपनी फौज बचाने की फिक्र करें। उन्होंने फौरी फैसला किया और अपनी फौज को लेकर अब उजलत में मॉस्को से लिथुआनिया की तरफ, विल्नियस शहर की तरफ भाग खड़े हुए, जो कि उनका कैंप था। वो जल्द से जल्द इस खतरनाक इलाके से निकल जाना चाहते थे, लेकिन इस कोशिश के लिए अब वक्त ही क्या बचा था। फ्रांसीसी फौज की मॉस्को से पसपाई एक खौफनाक चैलेंज था। उन्हें शदीद बर्फबारी के दौरान इंतहाई कम खाने पीने के सामान के साथ 950 किलोमीटर का सफर तय करना था। यह सफर भी इस तरह था कि रास्ते भर उन्हें चारों तरफ से खून के प्यासे रूसियों के हमले बर्दाश्त करना थे। सो ऐसे में जब नेपोलियन मॉस्को से निकले तो उनकी बची खुची फौज भी मलिया मेट होना शुरू हो गई। अक्टूबर के रोज तकरीबन 1 लाख फ्रांसीसी फौजियों ने मॉस्को से विल्नियस की तरफ सफर शुरू कर दिया, लेकिन ये फौज कम और ताजरों का काफिला ज्यादा लग रही थी। दरअसल फ्रांसीसी फौजियों ने मॉस्को में आग बुझाने के दौरान ही बेपना लूटमार की थी। मॉस्को के शहरी जो सामान अपने साथ नहीं ले जा सके थे, वो इन फौजियों ने लूट लिया था। हर फ्रांसीसी फौजी के पास इतना माल जमा हो चुका था कि उसे संभालना ही एक चैलेंज था, लेकिन ये सारी दौलत ना तो उनका पेट भर सकती थी, ना सर्दियों में उनके जिस्म को गर्म रख सकती थी। उल्टा ये मालो दौलत उनके लिए एक बोझ बन गया था। इस सामान ने उनके सफर की रफ्तार भी कम कर दी थी, सुस्त कर दी थी। इसी वजह से रूसियों को भी मौका मिल गया कि वो इस कमजोर और सुस्त रफ्तार फ्रांसीसी फौज को जख्म पर जख्म दें। चुनाचे वो चारों तरफ से फ्रेंच आर्मी पर शहद की मक्खियों की तरह टूट पड़े। अब हो यूं रहा था कि एक तरफ तो मॉस्को के करीब बैठी जनरल कोटोजोव की फौज उनके पीछे लग गई थी,
फिर रशियन देहाती, कबायली जंगजू और मुकामी मलेशियाज ने भी भागती हुई फ्रेंच आर्मी पर हाथ साफ करना शुरू कर दिए। मतलब यह कि मॉस्को से लेकर विलिनियस तक फ्रांसीसी फौज का ऐसा कत्लेआम हुआ कि इसकी तारीख में मिसालें जरा मुश्किल से मिलती हैं। कदम कदम पर फ्रेंच सिपाहियों की लाशें गिरने लगी। कुछ अरसे तक तो फ्रांसीसी फौज ने रूसियों के मुकाबले की कोशिश की। चंद एक सख्त लड़ाइयां भी हुई, लेकिन हर बार फ्रांसीसी फौज को शिकस्त ही होती थी। हर नाकामी के साथ फ्रेंच आर्मी के भागने की रफ्तार और भी तेज हो जाती थी, जिसके साथ साथ दोस्तों फौज का डिसिप्लिन भी बिल्कुल खत्म होता गया। फ्रांसीसी सिपाही लूट का माल फेंक कर जाने बचाने के लिए भागने लगे। हजारों फौजी सोना चांदी फेंक कर रोटी की तलाश में खुद रूसी कैंपों में दाखिल हो जाते और सरेंडर कर देते। लेकिन रूसियों के पास भी इतनी खुराक कहाँ थी कि वो अपने साथ साथ इतने कैदियों का पेट भी भर सकते। चुनाचे बेशुमार भूखे फ्रांसीसी फौजी रूसी कैद खानों में दम तोड़ गए। फ्रेंच आर्मी ने बहुत से जख्मी और बीमार फौजियों को रास्तों में मुख्तलिफ मकामात पर पीछे भी छोड़ दिया। भारी तोपें और सामान उठाने वाली गाड़ियां भी दुश्मन के मुसलसल हमलों से या तो तबाह हो गई या पीछे ही छोड़ दी गई। पसपा होती फ्रांसीसी फौज अब एक मुनज़्ज़म काफिला भी नहीं रही थी, बल्कि बेशुमार टोलियों में छोटी बड़े टुकड़ों में बंट चुकी थी। इसकी जो टोली दुश्मन के हाथ आ जाती वो मारी जाती। बचने वाले मरने वाले अपने साथियों की लाशें छोड़कर आगे बढ़ जाते। हजारों लाशें बर्फ के नीचे दफन होती रही। बर्फबारी, -20 डिग्री तक की सर्दी और दुश्मन के शदीद हमलों से बेहाल फ्रांसीसी फौज गिरते पड़ते बेलारूस के मुख्तलिफ इलाकों से गुजरते हुए आखिरकार दिसंबर में विलिनियस पहुंच गई। लेकिन दोस्तों उस वक्त नेपोलियन बोनापार्ट इस फौज के साथ नहीं थे, अपनी ही फौज के साथ नहीं थे। वो एक दो बार रूसियों के हाथों गिरफ्तार होते होते बचे थे, जिसके बाद वो बर्फ पर तेज रफ्तारी से सफर करने वाली गाड़ी, जिसे स्लेज कहते हैं, उसमें बैठकर फौज के आगे आगे फ्रांस की तरफ फरार हो गए। आपको बताएं दोस्तों कि नेपोलियन बोनापार्ट की रिवायत रही है कि वो अक्सर अहम मौकों पर अपनी फौज को छोड़कर फ्रांस की तरफ भाग जाया करते थे। इससे पहले उन्होंने ओटोमन एम्पायर के खिलाफ मुहिम के दौरान भी यही किया था और वो मिस्र में अपने फौजियों को दुश्मन के घेरे में छोड़कर खुद पेरिस आ गए थे ताकि शहंशाह बन सके। उन पर इल्जाम भी है कि शाम में फौजी मुहिम के दौरान उन्होंने जाफा शहर में अपने कुछ बीमार फौजियों को जहर दे दिया था ताकि उन्हें उठाकर ले जाना ना पड़े। उनसे एक जुमला ये भी मंसूब किया जाता है कि मैं लोगों की परवाह तब तक ही करता हूं जब तक वो मेरे लिए फायदेमंद साबित हो रहे हों। तो इसी तरह वो रूस में भी अपनी फौज को छोड़कर भाग निकले थे, क्योंकि अब ये फौज उनको जंग जीत कर देने के काबिल तो नहीं रही थी। नेपोलियन के फरार के बाद दोस्तों उनकी तबाह हाल फौज जब विलिनियस में दाखिल हुई और उन्हें खाने पीने का कुछ सामान मिला तो फौजी होश खो बैठे। भूखे फौजियों ने इतना खाना खाया कि सैकड़ों फौजी अब ओवर ईटिंग से मर गए। हजारों बीमार फौजी जो जैसे तैसे शहर तक पहुंच गए थे, उनकी सांस भी यहां तक ही साथ दे पाई और वो भी हलाक हो गए। अब नेपोलियन की रशियन कैंपेन का कुल मिलाकर नतीजा कुछ यूं निकला कि 4.5 लाख की अजीमुशान फौज में से महज 20,000 जवान ही जिंदा पोलैंड वापस आ पाए थे। हजारों जख्मी फ्रांसीसी अभी विलिनियस के अस्पतालों ही में थे और वो पोलैंड नहीं आ सके थे। कुछ अरसे बाद जब रूसी फौज भी विलिनियस में दाखिल हुई तो उन्होंने इन्हीं जख्मी फ्रेंच सोल्जर्स को अस्पतालों की खिड़कियों से निकालकर बाहर फेंकना शुरू कर दिया। बहुत से फ्रांसीसी फौजी इसी तरह जान से चले गए, जबकि बाकी इलाज ना होने के बायस सिसक सिसक कर दम तोड़ गए। रूसियों ने फ्रेंच सोल्जर्स की लाशों को अस्पतालों से निकालकर एक जगह जमा किया तो लाशों का ढेर 3 मंजिला इमारत के बराबर ऊंचा हो गया। इनमें से बहुत सी लाशें दरिया में फेंक दी गईं। हजारों सिपाहियों को इज्तिमाई कब्रों में भी दफन कर दिया गया। लाशें इतनी ज्यादा थीं कि आज भी रूस के मुख्तलिफ इलाकों में इस जंग में मारे गए फ्रांसीसियों और रूसियों की बाकियात दरियाफ्त होती रहती हैं और इन बाकियात की हड्डियों से जरा भी पता नहीं चलता कि कौन फ्रांसीसी था और कौन रूसी। दोनों इंसान ही लगते हैं। तो बहरहाल दोस्तों, इन बाकियात में से जब भी कोई मिलता है तो इसे पूरे एजाज के साथ दफन कर दिया जाता है। तकरीब भी होती है, ऐसी तकरीब जिसमें फ्रांसीसी और रूसी फौजियों की औलादों में से कुछ लोग शरीक होते हैं। आपने रशियन नॉवलिस्ट टॉल्स्टॉय का वॉर एंड पीस जरूर पढ़ा होगा या उसके बारे में सुना होगा। वो अजीमुश्शान नॉवल इसी जंग के बारे में है। तो मर्क्यूरियस फेलोज नेपोलियन की फौज को रूस में जिस तबाही का सामना करना पड़ा था, इसमें दुश्मन से ज्यादा मौसम का हाथ था। नेपोलियन की आधी फौज मॉस्को जाते हुए गर्मी से और बाकी आधी मॉस्को से लौटते हुए सर्दी से बर्बाद हो गई।
اس کے علاوہ نیپولین کی زار روس کو جھکوانے کی ضد اور غلط فوجی حکمت عملی اور تاخیر کرنا بھی تباہی کی وجہ بنی۔ تو خیر دوستو، نیپولین روس سے فرار ہو کر سیدھے پیرس پہنچے تھے۔ یہاں انہوں نے مزید فوج جمع کرنے کی کوشش کی، لیکن اب ان کے ناقابل شکست ہونے کا بھرم تو ٹوٹ چکا تھا۔ یورپ کے زیادہ تر ممالک نے اب برطانیہ اور روس کی کمان میں نیپولین کے خلاف فرینچ امپائر کے خلاف اعلان جنگ کر دیا۔ فرینچ امپائر کے اندر بھی بغاوتیں شروع ہو گئیں۔ اگلے ایک برس کے دوران نیپولین کو یورپ میں ہر محاذ پر شکست ہی ہوئی اور فرینچ امپائر کولیپس کر گیا۔ مارچ 1814 میں رشیا، آسٹریا اور پروشیا کی فوجیں پیرس کے قریب پہنچ گئیں۔ نیپولین بوناپارٹ سرنڈر پر مجبور ہو گئے۔ 6 اپریل 1814 کو انہوں نے فرانسیسی شہنشاہ کا منصب بھی چھوڑ دیا۔ اتحادیوں نے، الائیڈ پاورز نے، برطانیہ اور روس اور باقی ممالک نے انہیں گرفتار کر لیا اور ایک برطانوی جنگی جہاز میں بٹھا کر اٹلی کے جزیرے ایلبا پر جلاوطن کر دیا۔ فرانس کے سابق شہنشاہ لوئس 16، جنہیں انقلاب فرانس کے بعد قتل کر دیا گیا تھا، گلوٹین میں ان کی گردن اڑا دی گئی تھی، ان کے بھائی کو لوئس 18 کے ٹائٹل سے نیا فرینچ ایمپرر، فرانسیسی شہنشاہ بنا دیا گیا۔ نیپولین کئی ماہ تک ایلبا جزیرے پر قید رہے، لیکن وہ فرانس کی حکومت واپس حاصل کرنے کے لیے بے چین تو تھے۔ انہوں نے جزیرے کی مقامی آبادی کو اپنے ساتھ ملایا اور ان کی مدد سے چند کشتیاں اور چھوٹے جہاز بھی تیار کر لیے۔ اس کے بعد وہ فروری 1815 میں اپنے 1000 حامیوں کے ساتھ ان جہازوں میں فرانس پہنچ گئے۔ انہوں نے فرانس کے ساحلی مقام واف وان میں لینڈ کیا اور وہاں سے پیرس کی طرف مارچ شروع کر دیا۔ فرانس کے نئے شہنشاہ نے انہیں روکنے کے لیے ایک فوجی دستہ بھیجا۔ یہ دستہ پہلے نیپولین کی کمان میں مختلف جنگیں تو لڑ چکا تھا، تمام سپاہی نیپولین کو پہچانتے تھے۔ وہ نیپولین کی چھوٹی سی فورس کے جب سامنے پہنچے اور انہوں نے نیپولین پر بندوقیں تان لیں تو نیپولین اس وقت گھوڑے پر سوار تھے۔ نیپولین گھوڑے سے اترے اور فوجیوں کو مخاطب کر کے کہا، میں تمہارے سامنے کھڑا ہوں، اگر تم چاہتے ہو کہ اپنے شہنشاہ کو قتل کر دو تو کر دو۔ یہ سنتے ہی فوجیوں نے نعرہ لگایا، وائوا دی ایمپرر، شہنشاہ زندہ باد۔ یہ فوجی بھی دوستوں نیپولین کے ساتھیوں میں شامل ہو گئے۔ نیپولین بوناپارٹ نے پھر پیرس کی طرف مارچ شروع کر دیا۔ راستے میں وہ جن علاقوں سے بھی گزرے کوئی مزاحمت نہیں ہوئی، ہر جگہ فرانسیسی سپاہی اور عوام ان کے ساتھ شامل ہوتے چلے گئے۔ جلد ہی ان کے پاس اچھا خاصا لشکر جمع ہو گیا۔ 20 مارچ کو وہ پیرس میں بھی داخل ہو گئے۔ لوئس 18 کی برائے نام سے حکومت ختم کر دی گئی۔ عوام اور فوج کی حمایت سے نیپولین دوبارہ فرانس کے تخت پر براجمان ہو گئے۔ لیکن ساتھیوں، نیپولین کی دوبارہ شہنشاہی کو فرانسیسی عوام نے بھلے ہی قبول کر لیا تھا، لیکن عالمی طاقتوں نے قبول نہیں کیا تھا۔ انہوں نے نیپولین کے خلاف نیا اتحاد بنا کر پھر جنگ چھیڑ دی۔ اس کے جواب میں نیپولین نے بھی اپنی فوج کے ساتھ پیش قدمی کی اور بیلجیم پہنچ گئے۔ پھر بیلجیم کے علاقے واٹرلو میں نیپولین نے انگریزوں کے خلاف اپنی زندگی کا آخری معرکہ لڑا۔ اس آخری معرکے نے کس کو امر کیا؟ فرانسیسی شہنشاہ کو یا انگلش کمانڈرز کو؟ نیپولین کا انجام کیا ہوا؟ یہ سب آپ کو دکھائیں گے دوستوں، لیکن اگلی اور آخری قسط میں۔ نیپولین نے آٹومن امپائر کے خلاف کیسے جنگ لڑی اور فرانس کو یورپ کی سب سے بڑی طاقت کیسے بنایا، یہ 2 کہانیاں آپ یہاں اور یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ یہاں دیکھیے فرانس کے اس انقلاب کی کہانی جس کے نتیجے میں نیپولین فرانس کے دراصل شہنشاہ بنے۔